हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं हम क्लास 8 की हिस्ट्री लेसन थर्ड रूलिंग द कंट्री साइड। और ये लेसन का बेटा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें। और ये आज टॉपिक है द नीड्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड द प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे जब बंगाल का दीवानी ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो गया था आपको 1765 में। उसके बाद उन्होंने जो है टैक्सेस इतने बढ़ा चुके थे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पेजेंट्स वगैरह हैं उनके पास समस्याएं इतनी आ चुकी थी कि उनका जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो अधिक से अधिक मैक्सिमम पार्ट जो है टैक्स में ही वो चला जाता था। इसलिए जो फार्मर्स थे वो किसानी करना छोड़ रहे थे या डिक्लाइन हो चुके थे। और इसके साथ ही वे लोग अपने मनमानी ढंग से एग्रीकल्चर कराया करते थे, यानी कि जैसे पहले लोग अपने खाने के लिए फूड ग्रेन्स जो है ग्रो करते थे, लेकिन कंपनी अपने फ़ायदा के लिए जो है कॉटन नील की खेती जो है किया कराया करते थे। इस तरह से इतनी समस्या आ चुकी थी कि अब उन्हें लगा था कि भाई अब जो है एग्रीकल्चरल में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें रेवेन्यू जो है नहीं मिल पाएगा। तो आज हम इस लेसन को इस पार्ट्स को देखेंगे। पेज नंबर 28 है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 28 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। देखते हैं कि आखिर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ था। अभी यहाँ पर एक इमेज देखेंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस का। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है एक तरह का सिस्टम लाया। देखिए आप यहाँ पर इनका इमेज भी देख सकते हैं, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस का इमेज है। तो इन्होंने एक सिस्टम लाया था, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बात आती है, कभी एग्जामिनेशन ने पूछा था कि व्हाट डू नो अबाउट परमानेंट सेटलमेंट एंड हु, मतलब इसे कौन लाया था इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में लाया था चार्ल्स कॉर्नवालिस। और क्या लाया था वो? परमानेंट सेटलमेंट। आइए देखते हैं पेज नंबर 28, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता कैसे समझ में आई कंपनी को, देखते हैं। इफ़ द कंपनी वाज रूइंस, if the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? That means जैसे मतलब अगर कंपनी का या इकोनॉमी जो है समाप्त हो जाता है या टूट जाता है या बर्बाद हो जाता है तो क्या कंपनी को रेवेन्यू मिल पाएगा सर्टेन अमाउंट में? तो ऐसा क्या करें कि कंपनी को रेवेन्यू जो है बराबर एक फिक्स अमाउंट में आता रहे। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चरल हैड टू बी इम्प्रूव्ड। यानी कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स अफसर थे उन्होंने अपने मतलब थिंकिंग में सोचने लगे थे कि भाई अब समय आ गया है कि हमें लैंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और इससे रेवेन्यू जो है हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो आखिर ये कैसे हुआ? ये भाई कंपनी लैंड में मतलब ये आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट्स ऑन द क्वेश्चन, यानी कि समस्या पे 2 डिकेड में दैट मीन 20 वर्षों तक काफ़ी डिस्कशन होने के बाद द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो कंपनी के जो अफसर थे लगभग 20 वर्ष तक डिस्कस किए भाई किस तरह से हम क्या करें कि यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट को लागू करें और जो है हमेशा जो है रेवेन्यू आता रहे। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया 1793 में। इसके मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजा एंड तालुकदार वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो राजा हुआ करते थे या जो तालुकदार हुआ करते थे उसको जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, जमींदार के रूप में उसको मतलब पहचाना गया, उसको अपॉइंट किया गया। और उनसे कहा गया दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनसे कहा कि देखिए आप इस एरिया के जो राजा हैं या फिर जमींदार हैं या मतलब बड़े पीजेंट हैं तो आप इस एरिया में टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और टैक्स कलेक्ट करने के बाद कंपनी को जो है वो पे करेंगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो कंपनी को अमाउंट पे करना था वो फिक्स रहेगा। सपोज दैट पहले डायरेक्ट दीवान जो है कलेक्ट किया करते थे, लेकिन अब क्या था कि कंपनी ने अलग अलग एरिया में अलग अलग जमींदार को या राजा को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कि आप अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो अपना जो बाकी जो रेंट है जो टैक्सेस अमाउंट है वो कंपनी को फिक्स कर दिया कि कंपनी की कोई कितना, मान लो कंपनी यहाँ पर 200 रुपीज़ फिक्स कर दिया तो ये कंपनी जो 200 रुपीज़ सबको फिक्स कर दिया एरिया वाइज कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है अलग अलग एरिया से और 200 अमाउंट क्या करना है, इस कंपनी को सबमिट करना है, चाहे आप कितना भी करें, और बाकी जो पैसे बचते हैं उसका आप यहाँ पर डेवलपमेंट काम करेंगे। तो जो ये अमाउंट कर दिया वो अमाउंट फिक्स कर दिया कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर यही अमाउंट देना है, अब रेवेन्यू जो है का रेट जो है बढ़ाया नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट।
ठीक है, दैट इट इज वाज नॉट टू इंक्रीज इवन इवर इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कभी इसको अमाउंट को जो फिक्स किया गया कंपनी रेवेन्यू का उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। इट वाज फील दैट दिस वुड इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी ऑफ कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट टू इम्प्रूविंग द लैंड। यानी कि सोचा कि भाई कंपनी का एक तो पहली बात कि हमेशा रेगुलर एक सोर्स बन जाएगा इनकम का, कि हमेशा अमाउंट फिक्स रूप में कंपनी को मिलता रहेगा और कंपनी जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वह अपने खर्च जो है पूरा करती रहेगी। दूसरी बात सोचा कि जब रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेंगे जमींदार या राजा, तो अपने एरिया में क्या करेंगे कि अधिक से अधिक टैक्स कलेक्ट करेंगे ताकि उसको बेनिफिट हो, और राजा को तो कंपनी को तो फिक्स अमाउंट देना था, ये था कि भाई चलो हम कंपनी को फिक्स अमाउंट देंगे तो जितना से अधिक कलेक्शन कर सकेंगे तो वो हमारा बेनिफिट होगा, राजा का जमींदार का बेनिफिट होगा। तो वो सब सोचेंगे कि भाई चलो हम लैंड में इंप्रूवमेंट करें, लैंड में नहर का व्यवस्था कराएं या एग्रीकल्चर की इरीगेशन की व्यवस्थाएं करें और जैसे सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रोवाइड करें ताकि अधिक से अधिक जो फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। तब तो फार्मर्स जमींदार को या राजा को टैक्स देंगे और राजा क्या करेंगे, कंपनी को रेवेन्यू के रूप में टैक्स देंगे। इस प्रकार से उसको किया गया। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, और इस प्रकार जो कहा गया कि जो रेवेन्यू है वो उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शंस फ्रॉम द लैंड, और ज़मींदार जितना मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे किसान से, उतना ही उन्हें बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें एक समस्या क्या थी, समस्या ये थी, देखिए इसमें एक मतलब इस चीज़ से एक मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर इसको चेंज किया गया। हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द प्रॉब्लम्स क्या है, द प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact no investing in the improvement of the land. जमींदार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए दी थी कि भाई चलो जमींदार जो टैक्स कलेक्ट कर कंपनी को देगी और एक्स्ट्रा पैसे होगा उससे जो लैंड में इंप्रूवमेंट करेगी, ये इन्वेस्टमेंट करेंगी। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट कहीं देखने को नहीं मिला, कोई जमींदार जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे रेवेन्यू का प्राइस जो है इतना ज़्यादा फिक्स कर रखे थे कि ज़मींदार को पे करने में भी समस्याएं कभी कभी आ जाया करती थी। यानी कि वो तो फिक्स करते कि हमको इतना रुपये चाहिए, चाहे फार्मर से जितना भी लें, मतलब या फार्मर से ऐसे भी लें। लेकिन जब वहाँ प्रोडक्शंस होगा ही नहीं, जब उनके लैंड में इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तो कहाँ से फिक्स अमाउंट देंगे। और जितना अमाउंट देते ज़मींदार को देते थे, वो ज़मींदार जो है क्या करता था, उसकी मजबूरी होती थी कि कंपनी को वो पैसे वो वापस करने होते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो ज़मींदार जो है कंपनी को टैक्स नहीं मतलब पे कर पाते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन ज़मींदार का ज़मीन दूसरे को बेच दिया करते थे। जैसे मान लें कि हमने एक ज़मीन लिया या मेरा ज़मीन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने ज़मीन का टैक्सेस कलेक्ट करें और हमको दे दें। लेकिन जब हम कंपनी का टैक्स जो है नहीं दे पाते हैं, तो क्या करता है कि मेरा ज़मीन लेकर के बोलता है कि लगाता है बोली, भाई इस ज़मीन को कौन परचेज करेगा, इस ज़मीन पर इतना टैक्सेस कंपनी को देना है, जो जिनको चाहिए वो आकर ले ले। तो दूसरे लोग होते थे कि चलो हम ले लेते हैं। तो वैसे क्या होता था कि जो ज़मीन है दूसरे को, वो जो पुश्तैनी ज़मीन आपकी जो सदियों चली आ रही है अपने वंश की, पूर्वजों की, वो दूसरों के हाथों में चली जाती थी। ठीक है, एनीवन हु फेल्ड पे द रेवेन्यू लॉस्ट ही, जमींदारी उनकी खो जाती थी। न्यूमरस जमींदारी वेयर सोल्ड ऑफ एट कॉशन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, यानी कंपनी जो है बोली लगा करके उनकी ज़मीनों को बेच दिया करती दूसरे ज़मींदार को, जो कहता था कि मैं टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को दूंगा। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1820 के आसपास, 15 के आसपास, द सिचुएशन चेंज, जो सिचुएशन था वो चेंज हो गया था। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, यानी कि जो है जो मार्केट में जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे और कल्टिवेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दिस मींट एन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट वुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैज़ बीन फिक्स्ड परमानेंटली। अब देखिए 19th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ था कि वहाँ मार्केट का प्राइस जो है बढ़ रहे थे और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब ऐसे में क्या था, कंपनी तो फिक्स कर रखी थी कि भाई हमको इतना रेवेन्यू देना है, लेकिन जो ज़मींदार थे वो अधिक से अधिक कलेक्शन किया करते थे, तो ज़मींदार को ज़्यादा फायदा होने लगा और कंपनी का तो फिक्स अमाउंट था, उसे कोई मतलब नहीं था उसे। तो कंपनी को ये बात की इससे होने लगी भाई अब ज़मींदार जो है अधिक पैसा कमा रहे हैं और मुझे तो फिक्स अमाउंट मिल रहा है। दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस वुड इंक्रीज परमानेंटली। इवन then the zamindar did not have
एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड, और फिर भी इतना होने के बाद ज़मींदार जो लोग थे वे लैंड में इम्प्रूवमेंट करने को या इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं दिखते थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट, अदर्स नाउ saw the possibility of earning without the trouble एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि स्टार्टिंग में देखा गया था कि भाई जो ज़मींदार टैक्स पे नहीं करता था उसकी ज़मींदारी बेच दी जाती थी, तो अब जो ज़मींदारों को फ़ायदा होने लगा था, सोचते कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे पास ज़मींदारी रहेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़मींदारी जो दूसरे को दे देगी, इसलिए बढ़िया है कि जब तक मेरे पास ज़मींदारी है जितना लूटना है लूट लो। इस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट करने को नहीं सोचती थी। एज लॉन्ग एज जमींदार वुड गिव आउट द लैंड टू टेंट्स एंड द गेट रेंट्स, दे वेयर नो इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूविंग द लैंड्स। यानी जितना समय तक उनके पास लैंड है अधिक से अधिक जो है उसको लूट लो या फिर अपने पैसे बना लो, इसमें ज़्यादा वो विश्वास रखते थे। कौन? ज़मींदार। और इन्वेस्टमेंट करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात करते हैं तो इन विलेज, गांव में क्या होता है, कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अप्रेसिव, यानी कि जो गांव में जो किसान थे वो काफ़ी अप्रेसिव हो चुके थे। द रेंट ऑफ द पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन हिज लैंड वाज इंश्योर। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेकन अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर से। दैट मीन्स इतना मतलब फार्मर्स को समस्या आ चुकी थी कि उनको जो रेंट जो फिक्स किया गया था रेवेन्यू वो पे नहीं कर पाते थे अपने प्रोडक्शन से, तो उसके लिए अपने लैंड को भी वो कभी कभी सेल करना पड़ता था या फिर जो मनी लेंडर थे उसे वो कर लिया करते थे। तो बेटा तो ये समस्याएं थी उनके पास, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने सिस्टम में रिवाइज किया और फिर जो है बदलाव किया। तो हम इस चेंज को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक लिए गुड बाय।